तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूरोलिथाइसिस या किडनी स्टोन्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यूरोलिथाइसिस क्या है। यूरोलिथाइसिस के बारे में आप एग्जाम में शॉर्ट नोट भी प्राप्त कर सकते हैं या बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। तो यूरोलिथाइसिस आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट किडनी स्टोन्स होते हैं। तो यूरोलिथाइसिस या नेफ्रोलिथाइसिस कुछ भी आ सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी को डिनोट करते हैं या स्टोन को डिनोट करते हैं। पथरी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी बन सकती है, जैसे किडनी में बन सकती है, यूरेटर में आ सकती है, यहाँ फंस सकती है और ब्लैडर में भी रह सकती है बनने के बाद वहां पर। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होंगे, पथरी क्यों बनती है? यदि वैसे देखा जाए तो आज तक भी क्लियर कट कोई कॉज समझ में नहीं आया है कि ये होने से पथरी बन जाएगी। बट कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनकी उपस्थिति पथरी निर्माण को बढ़ावा दे सकती है। अलग अलग थ्योरीज हैं इसके बारे में। जैसे एक थ्योरी ये कहती है कि ऐसे पदार्थों या सब्सटेंसेस की कमी जो नॉर्मली यूरिन में क्रिस्टलाइजेशन को रोकते हों, उनकी कमी हो जाए तो वो पथरी निर्माण को बढ़ावा देती है, जैसे साइट्रेट, मैग्नीशियम, नेप्रोकैल्सिन और यूरोपोंटिन। यदि इनकी कमी हो तो पथरी हो सकती है। दूसरा प्रिंसिपल या दूसरा थ्योरी ये कहती है कि यदि रोगी पानी कम पीता है यानी लिक्विड्स कम लेता है तो उसके कारण यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है और स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक माना जा सकता है। इसके अलावा पथरी उस समय भी बन सकती है जब मूत्र में कुछ पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड आदि ये बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। एक अन्य कारक पथरी निर्माण को बढ़ावा देता है, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिनरी स्टेसिस, ज्यादा समय तक यूरिन को रोकते हो, ठीक है। तो या गतिहीनता, मतलब चलने फिरने या एक्सरसाइज कम करते हो, सीडेंट्री लाइफ जीते हो या लेटे ही रहते हो, जैसे जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनमें ये समस्या देखी जा सकती है। या ऐसे फैक्टर्स जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हो, उससे भी पथरी हो सकती है, जैसे गाउट या माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज। ऐसे रोगियों में यूरिक एसिड का स्टोन फॉर्मेशन देखा जाता है, जो टोटल पथरी के मामलों में केसेस में 5 से 10% ये होता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ऐसे रोगियों में या जिनमें इलियोस्टोमी की गई हो या रेक्टल रिसेक्शन यानी जो बड़ी आंत है उसका कोई पार्ट हटाया गया हो सर्जरी के द्वारा, उनमें भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ये इन कंडीशन में ऑक्जेलेट का अवशोषण बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जो यूरिनरी स्टोन को बढ़ावा देती हैं, जैसे एंटासिड्स, एसिटाजोलामाइड, विटामिन डी, एस्प्रिन आदि। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, कैसे पता लगेगा, कौन से लक्षण होंगे जिससे पता लग सके कि इसको यूरिनरी स्टोन है? तो इसके अंदर जो लक्षण पैदा होंगे वो रुकावट के स्तर पर, यानी कितना ऑब्स्ट्रक्ट किया है स्टोन ने, यूरिनरी संक्रमण साथ में है या नहीं, और स्वेलिंग कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मुख्य लक्षणों में होता है कोस्टोवर्टिब्रल पेन। कोस्टोवर्टिब्रल पेन या जिसे हम फ्लैंक पेन भी कहते हैं, वो होता है काफी तेज। यूरिनरी कोलिक भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके लेफ्ट और राइट एब्डोमेन के पीछे का जो एरिया होता है उसे हम फ्लैंक पेन कहते हैं, वो दर्द होता है। इसे ही हम कोस्टोवर्टिब्रल रीजन भी कहते हैं। इसके अलावा हिमेचूरिया हो सकता है। हिमेचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आता है, खून आता है, या पस आ सकती है जिसे हम पाईयूरिया भी कहते हैं। तो स्टोन होने की एक संभावना जताई जा सकती है। इसके अलावा कोस्टोवर्टिब्रल क्षेत्र पर टेंडरनेस हो सकती है, दस्त लग सकते हैं यानी जीआईटी डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, और यदि यूरेटर में स्टोन है तो बहुत तेज वेव लाइक पेन होता है, शूल जैसा, मतलब जैसे कोई चीज चुभ रही हो, और ये रेडिएटिंग पेन होता है, नीचे की तरफ जाता है पेन होने के बाद। इसके अलावा ब्लैडर में यदि स्टोन है तो बर्निंग सेंसेशन होगा मिक्चुरेशन के दौरान,
जलन होगी पेशाब करने में, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, हीमेचूरिया भी हो सकता है। हीमेचूरिया मीन्स अभी मैंने आपको बताया यूरिन में ब्लड आना। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इसमें हम जांच करवा सकते हैं? तो पहला तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने हिस्ट्री ली जिसमें पता लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम इसको काफी समय से रह रही है, पेशाब में जलन हो रही है या नहीं हो रही है। अन्य लक्षण यदि सामने आ रहे हैं तो संभावना बनेगी कि उस रोगी को स्टोन है। और कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, जैसे एक्सरे केयूबी। केयूबी का मतलब होता है एक्सरे, किडनी यूरेटर ब्लड उसमें आते हो साथ में उस एरिया का। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, यूएसजी या अल्ट्रासाउंड। आईवी यूरोग्राफी करवा सकते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट, इलाज क्या होगा? इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो है कि पेन को कम करना, स्वेलिंग कम करना, जब तक कि इसके मुख्य कारण को हटा नहीं दिया जाए, जैसे स्टोन रिमूव ना हो जाए। इसके लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जो पेन किलर का भी काम करती हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी का काम भी करती है, मतलब स्वेलिंग कम कर देती हैं। और ये स्वेलिंग कम हो जाए एक बार ट्रैक्ट में, तो कई बार क्या होता है कि जो स्टोन है वो यूरिन के प्रेशर से भी निकल जाता है। इसके अलावा जो फ्लैंक एरिया है जो पीछे का, उसको मॉइस्ट हीट प्रदान करते हैं, गर्म स्नान करवाते हैं, उससे भी काफी रिलैक्सेशन होता है, पेन कम होता है और स्वेलिंग दूर होती है। इसके अलावा तरल पदार्थों को इंक्रीज करवाया जाता है, लिक्विड्स ज्यादा दिए जाते हैं रोगी को ताकि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो और यूरिन के प्रेशर से स्टोन रिमूव हो जाए। यदि इन तरीकों से रिमूव नहीं होता है स्टोन तो या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करना। बड़ा ऑपरेशन नहीं, दूरबीन के द्वारा। तो ऐसे कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे यूरेट्रोस्कोपी के द्वारा निकाला जा सकता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी की जा सकती है, और एंड्रो यूरोलॉजिक या परक्यूटेनियस स्टोन रिमूवल हो सकता है। सर्जरी भी कर सकते हैं बट उसकी आवश्यकता नॉर्मली कम पड़ती है। इन प्रोसीजर से स्टोन रिमूव हो जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले हम प्रॉपर हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, उसके बेस पे नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर करेंगे। ये जो रोगी हैं किडनी स्टोन्स वाले, इनका पेन लेवल असेसमेंट भी बहुत जरूरी है, तो वो भी हम इसमें साथ साथ में करेंगे। जो भी मेडिसिन है स्पेशली NSAID ही दी जाती है, तो ये पेशेंट को समय पर देंगे ताकि पेन कम हो। IV भी दी जा सकती है, जैसे ही हमारा प्रेस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर के द्वारा, उसके आप उसी हिसाब से देंगे क्योंकि क्विक रिलीफ चाहिए। इसके अलावा रोगी को एनकरेज करना है कि वो ऐसी स्थिति, ऐसी पोजीशन वो एडॉप्ट कर ले जिससे पेन में रिलीफ मिलता हो, क्योंकि हर रोगी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जिस तरफ वो लेटना चाहे, जो पोजीशन लेके वो बैठना चाहे, या कई बार पेन कम हो सकता है चलने फिरने से भी। तो यदि रोगी को इससे पेन कम हो रहा है तो वो बेड के आसपास घूम भी सकता है। इसके अलावा जो स्टोन रिमूवल को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो लिक्विड्स इंक्रीज करने के लिए प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, बताया जाता है, तो रोगी को हम इनकरेज करते हैं कि वो अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाए, और उसको बताते हैं कि फ्लूइड इनटेक बढ़ाना यूरिनरी जो स्टोन्स प्रॉब्लम है उसमें क्यों जरूरी है। ये स्वास्थ्य शिक्षा भी उसको साथ साथ में देते हैं। इसके अलावा जो भी रोगी ट्रीटमेंट के दौरान यूरिन करता है उसको छानना होता है, तो उसके छानने से का मेन उद्देश्य ये होता है कि पता लग सके समय पर कि स्टोन रिमूव हो गया है, क्योंकि वो सैंड के रूप में भी आ सकता है टूटकर। इसके अलावा यदि ब्लड के साथ कोई जो यूरिन के साथ ब्लड का क्लोट आया है, थक्का आया है, तो उसको भी क्रश करके देखना होता है कि उसमें कोई स्टोन तो नहीं है। और ऑटोमेटिक जो इस तरीके से स्टोन रिमूव होता है उसको देखने के लिए रोगी को लगातार ऑब्जर्वेशन की हमें जरूरत होती है। जब रिमूव हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है और अदर प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस दोबारा करवा लिए जाते हैं कंफर्म करने के लिए कि स्टोन रिमूव हो गया है। इसके अलावा इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कंटिन्यू ऑब्जर्व किया जाता है वाइटल साइंस को, स्पेशली टेम्परेचर, और रिकॉर्ड भी किया जाता है। इसके अलावा यूरिन जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो उसको और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को चेक करने के लिए लगातार हम ऑब्जर्व करेंगे रोगी को।
ऐसे रोगियों को नॉर्मली स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार ठीक होने के बाद बार बार किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि लिथोट्रिप्सी या परक्यूटेनियस स्टोन रिमूवल जैसे प्रोसीजर या सर्जरी प्रेस्क्राइब की गई है, तो हम उसके हिसाब से प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो प्रदान करेंगे, प्लान करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए लगातार रोगी को ऑब्जर्व करना है, और जब डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान हेल्थ एजुकेशन को उसमें शामिल करेंगे कि जो भी दवाएं दी गई हैं वो समय पर लेता रहे, और प्रॉब्लम होने पर फॉलोअप के लिए भी वापस आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉग विजिट करना ना भूलें। इसमें आपको सारा कंटेंट्स मिल जाएगा, अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।